प्यारे बच्चों, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस क्लास में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ इसमें मैं सही विकल्प यानी एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगा। खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स और सही जोड़ी बनाइए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वन वर्ड या सेंटेंस में उत्तर लिखना और सत्य असत्य ट्रू फॉल्स, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और विधियां भी समझाऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1-2 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण जिसे ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां पे a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, और a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी ध्यान रखें। तो इस तरह के जो रैखिक समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और इस तरह के अगर दो समीकरण होते हैं तो उसको हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए और आगे जानकारी लेते हैं। रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा में बनता है। इसका आलेख यानी ग्राफ इसका एक सरल रेखा में बनता है। और इसमें यह भी हम समझ लेते हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक, या इसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x निर्देशांक या भुज। इसी प्रकार अगर कोई पूछता है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो हम लिख देंगे इसका y निर्देशांक या कोटि, y निर्देशांक या कोटि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम ये भी समझ लेते हैं कि किस तरह से इस तरह के जो युग्म वाले समीकरण होते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं, या तो कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होगा, या अनंततः अनेक हल होंगे। तो ये तीनों हल अलग अलग कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए कोई सूत्र हैं और वो सूत्र भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर समीकरण हमारा इस तरह से है, मतलब युग्म समीकरण का जोड़ा, एक तो ये है a1x + b1y + c1 बराबर 0, एक समीकरण इस प्रकार से है। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर ऐसा है समीकरण तो उससे हम वैल्यूज अगर निकालते हैं, और वैल्यू निकलती है ऐसे कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 की। अगर ये कंडीशन लग जाती है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें जो है रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, और इसका समीकरण का युग्म जो है वो संगत होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा, और इसका एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, युग्म कैसा होगा, कंसिस्टेंट यानी संगत होगा, ये जोड़ा संगत होगा। दूसरी कंडीशन हम जान लेते हैं कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अब देखिए इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब संपाती रेखाएं होंगी। इसमें संपाती यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चढ़ जाएगी, तो एक ही लाइन जैसी दिखेगी हमें पूरी। तो इस तरह की रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि इसमें युग्म कैसा होगा, आश्रित और संगत होगा। इस बात को नोट कर लें, आश्रित भी होगा और संगत भी होगा, यानी डिपेंडेंट भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। और इसके अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसकी रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को संपाती, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की एक रेखा है और इसके ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाती है, तो इस तरह से संपाती होगी। तीसरी कंडीशन भी हम जान लेते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 की। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, लाइनें जो है एक दूसरे के समांतर होंगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, तो उसका हल कहां से निकलेगा। तो इस तरह में क्या होगा, इनका जो रेखिक समीकरण है वो असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। इस बात को ध्यान कर लें, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, और इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए सही विकल्प से शुरुआत करते हैं। तो जाइए फटाफट करते हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में ये क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर कितना है, 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस सवाल को करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें बताना है हमें कि रेखाएं कैसी हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि a1/a2 की हम वैल्यू निकाल लेते हो। तो a1/a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a1 का मतलब पहले समीकरण के जो x के साथ में जो कोएफिशिएंट है, और जब x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1, ठीक है। अपॉन में दूसरे समीकरण में x
के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। अब इसी तरह हम b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1/b2 बराबर, यानी पहले समीकरण में y का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो ये तो हो गई हमारी b1 की वैल्यू -2 बटे में। अब देखिए y के साथ में इसमें दूसरे समीकरण में जो कोएफिशिएंट है वो है 4, तो यानी b2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो अब इसको जब हम काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2 माइनस का वो आ जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया -1/2। तो अब हमें c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि a1/a2 1/3 है और b1/b2 क्या है -1/2 है, यानी ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, और इस तरह की कंडीशन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, इसका मतलब वो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का एक क्या होगा हल। तो अब देखिए इसमें ये कंडीशन पहले दे रखी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है जब दो समीकरण में युग्म में, तो हम क्या कहते हैं कि इसके अनंततः अनेक हल होंगे, क्योंकि लाइनें एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। क्या होंगी, लाइनें एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, तो अनंततः अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इस तरह से दो इक्वेशन इसमें युग्म दिया है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं आपस में समांतर हैं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितने ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये सूत्र याद है आपको तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 2y बराबर 4 दिया है, तो इसमें y बराबर 2 दिया है। तो अगर इसमें हम y की वैल्यू पुट करें तो x + 2y बराबर 4, और इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x + 2 गुणा और y की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x + 4 बराबर कितना होगा 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 ऋण 4 यानी बराबर 0। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो कह रहा है x का मान क्या होगा, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए यानी 0 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है वो देखिए, ये तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की, तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें x और y का मान बताइए। तो x और y का मान बताने के लिए हम अगर समीकरणों को, वैसे तो हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं इसको, लेकिन इसको समझ भी लें कि x + 2y बराबर 4 है और -x और +y बराबर कितना है 2। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसमें विलोपित कर सकते हैं x को, क्योंकि x और x बराबर है, यहाँ 2y और y है, तो x और x बराबर है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये विलोपित हो जाएगा। तो जोड़ने पर अगर हम लिख देंगे तो x से x कट जाएगा और 2y और 1y कितने हो गए 3y और 4 और 2 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो y बराबर 2 हो गया। अब x में इसकी मान रख लीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये क्या होगा x प्लस, अब 2y है, देखिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो x में इसका मान रखेंगे तो x + 2y यानी 2 गुणा और y की वैल्यू कितनी है 2 और बराबर में कितना है 4। तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो x और 2 दूनी 4, ठीक है, x + 4 बराबर 4, यानी x बराबर क्या होगा 4 ऋण 4 यानी बराबर 0। तो अंततः हमारे आंसर क्या आ गए, यानी x बराबर हमारा 0 आया और y बराबर क्या आया 2 आया, यानी 0,2, क्योंकि x को हम पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। तो 0,2 यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये मिनटों में सेकंडों में हो जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए करते हैं अब खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए में क्या है, देखिए
खाली स्थान भरो में सबसे पहले अपन देखते हैं, इसको भाषा को देख के ही हमें पता चल जाता है कि समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करो की विधि को क्या कहते हैं। तो जब जोड़कर या घटाकर, अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो जोड़कर किया था, यानी जोड़कर या घटाकर जो करते हैं उस विधि को हम बोलते हैं विलोपन विधि। तो उसको बोलते हैं विलोपन विधि। जोड़कर या घटाकर जब करते हैं समीकरण में तो उसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा खाली स्थान भरो, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि। यानी जब हम एक चर का मान, किसी भी एक चर का मान, यानी चाहे x हो या y हो, किसी एक चर का मान जब दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि जो होती है वो प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो ये जो है एलिमिनेशन मेथड है यानी विलोपन विधि, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और ये दोनों ही हमें आने चाहिए। इसके सवाल भी हम आगे करेंगे, तो अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और भी अन्य तरीकों से कई तरह के सवाल मैं बताने वाला हूं। तो चलिए पहले खाली स्थान तीसरा भर लेते हैं। समीकरणों से प्राप्त निर्देशांक को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि को आलेखी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेखी विधि। याद कर लीजिए इसको। चौथा क्वेश्चन है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा भाई, अद्वितीय हल होगा। अपन ने पढ़ा है प्रतिच्छेदित करती है तो उसमें अद्वितीय हल होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं, इसका पांचवा खाली स्थान भी भर लेते हैं। तो पांचवा खाली स्थान क्या कह रहा है? यदि रेखाएं समपाती हो तो निकाय के हल होंगे, तो निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से हमारे खाली स्थान का छठवां क्वेश्चन और कर लेते हैं। छठवें में क्या है? यदि रेखाएं समांतर हैं तो जब समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने खाली स्थान भर लिए। अब जरा सही जोड़ी को भी देख लेते हैं। सही जोड़ी में देखिए ये सूत्र है, ये सूत्र हम बार बार यूं क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये सूत्र कहीं ना कहीं परीक्षा में के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। अब जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, इसका मतलब इसका क्या है? संगत, यानी एक का सा, पहले का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, संगत। ठीक है, संगत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगत। दूसरा देखें, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के, इसका असंगत, इनकंसिस्टेंट। ये क्या था? कंसिस्टेंट यानी संगत, और ये क्या है? असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, यानी दूसरे का आ। तो दूसरे का आ मतलब ये वाला हो गया ऑप्शन। तीसरा क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो होते हैं क्या होते हैं? वो या तो आश्रित और संगत होते हैं। तो अब संगत पे तो हमने टिक लगा लिया है, तो अब इसमें आश्रित वाले, तो ध्यान रखना जब ये दोनों एक साथ हों तो इसको आश्रित पे टिक करिए और इसको संगत पे टिक करिए। तो ये तीसरे का बी हो जाएगा, आश्रित यानी डिपेंडेंट। तो तीसरे का सी क्या हो जाएगा? तीसरे का बी हो जाएगा, सॉरी बा, तीसरे का बा हो जाएगा। तो देखिए पहले का सा हो गया, दूसरे का आ हो गया और तीसरे का सा हो गया। अब इसके करेक्ट आंसर यहां पे हमने लिख दिए हैं, पहले का सा, दूसरे का आ, ठीक है, दूसरे का आ है, बिल्कुल करेक्ट है, और तीसरे का जो है बा है। तो इस तरह से हम सही जोड़ी बनाइए कर सकते हैं, तो इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप जोड़ी अच्छे से बनाना जानते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर देते हैं अपन। देखते हैं पहला क्या आया, रेखाओं के प्रतिच्छेदित होने वाली शर्त लिखिए। तो इसकी शर्त क्या है? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, यही इसकी शर्त है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 की, तो यही हो जाएगी। दूसरी में देखें, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रेखा के समांतर होने की शर्त लिखिए। तो रेखाओं के समांतर होने पे क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 के, यानी c1 बटे c2 में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 के। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरे में क्या है? देखिए रेखाओं के संपाती होने का शर्त लिखें। तो इसमें क्या होगा? तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी संपाती होने में ये हमें कंडीशन लिख देनी है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चौथा देखते हैं, इसमें रैखिक युग्म का व्यापक समीकरण लिखिए। तो इसमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? व्यापक समीकरण युग्म का लिखना है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस c2y, सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2
इज इक्वल टू 0 और वहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी यहाँ पे ये समीकरण, यहाँ पे ये दोनों युग्म का लिखना हमें बहुत जरूरी है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सत्य असत्य की ओर, तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण होता है बिल्कुल गलत, एक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़े में दो होते हैं तो ये गलत है, असत्य, तो यहाँ पे असत्य लिख दीजिए। समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था, क्या कहते हैं, समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा है प्रतिस्थापन विधि, यानी यहाँ विलोपन होना चाहिए था, तो ये क्या है, ये भी असत्य है। अब तीसरा वाला देखते हैं, निकाय px धन 4y धन 8 बराबर 0, 2x धन y धन 3 बराबर 0 का अद्वितीय हल होने पर p बराबर नहीं 8 के, तो इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के, ये कंडीशन होती है। तो पहले a1 क्या है, देखिए पहले वाले समीकरण के x के साथ कोएफिशिएंट क्या है p, और बटे में a2 यानी दूसरे समीकरण में x के साथ है 2 और बराबर नहीं का निशान, और b1 यानी पहले वाले समीकरण में y का कोएफिशिएंट यानी 4, ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बटे में b2 यानी दूसरे समीकरण में ये ये वाला y के साथ में, दूसरे समीकरण में जो y के साथ में है, क्योंकि b2 है तो b2 y के साथ में, तो y के साथ में क्या है, अब देखिए इसमें y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, जब कुछ नहीं है मतलब 1y, तो 1 मान के चलें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 बटे 1 कर देंगे। इस बात को ध्यान रखें, अगर कुछ नहीं है का मतलब 1 है, तो यहाँ y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो p का 1 से गुणा करोगे तो p एकम p बराबर नहीं 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब ये हुआ कि p बराबर नहीं 8 के, और यही तो इसने कहा है इसमें कि p बराबर नहीं 8 के, मतलब बिल्कुल सही है, तो ये सत्य होना चाहिए, तो इसको सत्य कर देंगे हम। ठीक है, सत्य कर दिया। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चंस आ गए आपके, यहां पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, p के किस मान के लिए समीकरण, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, का अद्वितीय हल होगा। जब कभी अद्वितीय की बात करें तो हमें सबसे पहले इस सूत्र को याद कर लेना है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब देखिए यहाँ पे a1 क्या है, a1 हमारा 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। a2 क्या है, दूसरे समीकरण का x का कोएफिशिएंट यानी 2, तो यहाँ पे बटे में 2 बराबर नहीं b1 यानी y के साथ कोएफिशिएंट क्या है p, तो यहाँ पे लिख देंगे p, और बटे में b2 यानी दूसरे समीकरण का y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे 2। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए गुणा, कैंची गुणा, तो 2p और बराबर नहीं है 8 के, तो p बराबर नहीं है 8 बटे 2 के, यानी p बराबर नहीं है कितने के, 4 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उत्तर में हम ये भाषा भी लिख देंगे, अर्थात 4 को छोड़कर, ये भाषा जरूर लिखेंगे, अर्थात 4 को छोड़कर p का कोई वास्तविक मान अभीष्ट होगा, p का कोई वास्तविक मान अभीष्ट होगा, क्या, एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़कर बाकी कोई भी मान इसका अद्वितीय हल हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, तो यही इसमें लिखना था प्रश्न में। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब देखिए अपरिमित रूप से जब अनेक हल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइनें जो है संपाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 के, तभी तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। तो अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे, देखिए पहले समीकरण में x का कोएफिशिएंट a1 होगा यानी k, a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का x का कोएफिशिएंट यानी 12 बराबर, पहले समीकरण का y का कोएफिशिएंट 3 है तो ये b1 लिखेंगे 3, और दूसरे समीकरण का y का कोएफिशिएंट k है यानी b2 क्या लिखेंगे हम k बराबर, पहले समीकरण का जो यहाँ पे मतलब अचर राशि है, ये इंडिपेंडेंट नंबर है, तो ये पूरा का पूरा लिखना है हमें चिन्ह सहित, क्या लिखेंगे, माइनस और ब्रैकेट में k-3, इसको बिल्कुल सावधानी से लिखना है ताकि गड़बड़ ना हो। और C2 यानी दूसरे समीकरण में जो इंडिपेंडेंट नंबर है ये, ठीक है, तो ये कितना है -k, तो इसको भी चिन्ह सहित लिखेंगे -k। अब सबसे पहले तो माइनस से माइनस काट देते हैं, अब पहले इन दोनों को हल करेंगे हम, तो k बटे 12 इसको हल करेंगे तो क्या होगा, k बटे 12 बराबर 3 बटे k, k से k का गुणा होगा, क्या चीज गुणा करेंगे तो k इंटू k क्या हो गया, k स्क्वायर, और 12 इंटू 3 कितना हो गया, 12 तिया 36, तो यहाँ पे कितना आ गया 36, ठीक है, तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो k बराबर क्या होगा,
k बराबर रूट के अंदर 36 आएगा और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6 यानी धन ऋण 6, धन ऋण दोनों लिख दें अपन, है ना, धन ऋण 6। अब हम इन दोनों को हल करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए 3/k बराबर क्या था, k माइनस 3 और बटे में k, ठीक है। अब देखिए अंश में दोनों में k है तो इस k को k से काट दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और बराबर k माइनस 3। अब इस 3 को माइनस k को इस साइड में ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा k, यानी k बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो k बराबर 6 और यहाँ पे k बराबर धन ऋण 6, यानी उत्तर k बराबर 6 आ गया, क्योंकि दोनों में k बराबर 6 दोनों में ही है। तो आंसर क्या हो गया, k बराबर 6, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं जहां बात आती है तो हमें सबसे पहले उस सूत्र को याद कर लें कि कोई हल नहीं का मतलब होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं c1 बटे c2 के। ये सूत्र बहुत अच्छे से याद कर लें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखनी है तो अब वैल्यू रखेंगे तो a1 यानी पहले समीकरण का x का कोएफिशिएंट जो कि 3 है, a2 यानी दूसरे समीकरण में, अब देखिए दूसरे समीकरण में x का कोएफिशिएंट ये पूरा है तो इस पूरे को लिखना है, ब्रैकेट में क्या है 2k माइनस 1, तो इसको ध्यान रखना है, ध्यान से लिखना है इसको, बराबर। अब देखिए ये 2k माइनस 1 हमने पूरा लिख लिया। अब b1 का मतलब क्या है कि b1 माने पहले समीकरण के बाय का कोएफिशिएंट, तो बाय में बाय अकेला बाय है तो बाय के पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे में b2। अब b2 क्या है, दूसरे समीकरण में बाय के साथ कोएफिशिएंट क्या है k माइनस 1, तो यहाँ पे k माइनस 1 को पूरा लिख देंगे, ठीक है, k माइनस 1 है ना, धन है चिन्ह, अगर ऋण होता तो ऋण ब्रैकेट के बाहर लिखते फिर। अब देखिए इसके बाद में बराबर नहीं c1 बटे c2। अब बराबर नहीं c1 बटे c2 इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले समीकरण में, अब देखिए यहाँ पे बराबर के इस तरफ है ये c1 और इसमें भी बराबर के इस तरफ c1 है, तो आप चाहेंगे तो इस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाना है, इसलिए बेटर है कि हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि c1 बराबर क्या है 1। ध्यान रखें कि ये दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, है ना, तो यहाँ पे, और c2 बराबर क्या है 2k प्लस 1, तो c2 बराबर क्या है 2k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको ही तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा k माइनस 1 से, तो 3 और ब्रैकेट में k माइनस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखिए 2k माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाना है। अब 3 से इसको गुणा कर लीजिए तो 3k और माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 3k और ये 2k इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था तो, और यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी था और माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। अब 3k में से 2k गए तो 1k बचा और बराबर 3 धन के उसमें से ऋण का 1 गया तो 2 बची, यानी k बराबर क्या आ गया, उत्तर हमारा 2 आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अब देखिए विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है कि विलोपन विधि में दो या तो x को बराबर करें या y को बराबर करें। तो इसमें हमें ये देखना है समय बचाने के लिए कि हम कैसे करें कि ये जल्दी हो जाए। तो एक तो तरीका देखिए, हमने मन में सोचा कि अगर समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 को 3 से कर देते हैं तो ये 6x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और इस तरह से हम काट पीट के बराबर करेंगे तो इसमें हमें घटाने पर निकालना होगा। दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पे y को अगर हमें हटाना है, विलोपन का मतलब होता है एक को छुपा देना, हटा देना। तो अब इसमें y को अगर हटाना है तो देखिए ये 4y है और यहाँ पे क्या है 2y है। अगर हम इस पूरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर दें, इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो ये 4y हो जाएगा माइनस का, कि नहीं, बाकी सब तो जो होगा वो हो गई, लेकिन माइनस का 4y हो जाएगा, इधर प्लस का 4y रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर 4y से 4y कट जाएगा, यानी विलोपित हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, फिर हम बाद में y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इस तरह से करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, बिल्कुल आपको तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 को कितने से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, तो अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए समीकरण 2 को ही पहले हम लिख लें, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो हो गया ना समीकरण 2। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके कर दीजिए डायरेक्ट, तो 2 दूनी 4x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4x
और माइनस 2 दूनी 4 बाय, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 बाय, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको अब क्या करेंगे, ये हो गया ये, और दूसरा समीकरण क्या था, ये वाला, तो दूसरे समीकरण को इसी के नीचे लिख लो। मतलब हम सीधा सीधा क्या करें, 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये ऋण का 4y है और ये धन का 4y है, यानी ये जोड़ने पर कट जाएंगे। तो जोड़ने पर, अगर समान चिन्ह होते तो हम घटाने पर लिखते, तो जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और इसको अब 2 की जगह ये 3 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये नया समीकरण बन गया तो इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो 1 को लिख लीजिए कितना है 3x प्लस का कितना है 4y और बराबर में कितना है 10। और 3 समीकरण में क्या आया था हमारा, देखिए 4x और ऋण के कितने हैं 4y, तो यहाँ पे 4y लिख देते हैं, और बराबर के कितने हैं 4। अब देखिए जब इनको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे नहीं तो ये धन का 4y और ऋण का 4y कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x, और 7x बराबर 10 और 4 14, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 14 बटे में 7। तो 14 बटे में 7, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। जब x का मान हमारा 2 आ गया तो अब x का मान, अब यहां पे हम लिख देते हैं कि x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो देखिए 1 में रखेंगे तो 1 क्या है हमारा 3x, तो 3x है, तो 3x की जगह क्या लिख देंगे हम, x का मान कितना आया हमारा 2 आया, तो 3x यानी 3 गुणा 2, ठीक है, ये वाला समीकरण है समीकरण नंबर 1। 3x धन 4y, तो 4y को हम 4y लिख देते हैं, और बराबर में कितना है 10 है, तो बराबर में यहाँ पे 10 लिख देते हैं, तो 3 दूनी 6 धन 4y और बराबर में 10, यानी 4y और बराबर में 10, और ये 6 इधर गए तो काय के हो गए, ऋण के हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 4y बराबर 10 में से 6 गए 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में 4, यानी y बराबर 1 हो गया, 4 एकम 4। तो हमारे उत्तर क्या क्या आ गए, हमारा उत्तर आ गया, लिख देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 1। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब इसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कहा है, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 को हल करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर ये आसान होगा, इसमें देखिए 2x है 3x है तो बटे में जाएगा कुछ ना कुछ, यहाँ आसान है। तो समीकरण 1 को 1 से है ना, समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल करने पर, तो समीकरण 1 को जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो x और बराबर में यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और ऋण y कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये धन की जगह क्या हो गया, ऋण का हो गया। तो इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 3, इसको क्या बना देते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें प्रतिस्थापित करेंगे हम किसमें, देखिए ध्यान रखें समीकरण 1 को हल करके हमने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए इसको प्रतिस्थापित, इसको x की वैल्यू को प्रतिस्थापित समीकरण 2 में करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार बोल देता हूं, समीकरण 1 को हल करने पे आपका समीकरण 3 बना है, तो उसकी x की जो वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे वो हम 1 में नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो बना ही है, तो 2 में करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब इसमें करेंगे प्रतिस्थापित, तो देखिए अब समीकरण 2 क्या था हमारा 2x, इसको समझिए जरा, देखिए लिख ही देता हूं मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2x ऋण 3y और बराबर में कितना है 4। तो 2 और x की जगह हमें क्या लिखना है 5 ऋण y, क्योंकि x की वैल्यू हम रख रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5 ऋण y, तो यहाँ पे 5 ऋण y और माइनस 3y और बराबर में कितना है 4। तो अब देखिए 2 पंजे 10 और ऋण के कितने हो गए 2y और ऋण के कितने हैं ये 3y और बराबर में कितने हैं 4।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अब इससे अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऋण के 3 बाय और 2 बाय, तो या तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर दो तो ये धन के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 बाय इस तरफ ले लें और धन 3 बाय, और यहाँ पे 10 थे और ये 4 इधर ले आए तो ऋण के 4 हो गए, यानी ये क्या हो गया 5 बाय बराबर 10 में से 4 गए 6, यानी बाय बराबर क्या हो गया 6/5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बाय का मान हमने देखिए निकाल लिया, तो बाय का मान हम रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में। हमेशा ध्यान रखें ये सबसे सरल समीकरण पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आगे क्या लिखेंगे, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे रखने पर लिख सकते हैं, ऊपर हमने प्रतिस्थापित लिख ही दिया है, तो 3 में रखने पर, तो 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए 3 में रखने पर यहाँ पे लगा लेता हूं मैं, इतने में आराम से आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण क्या कह रहा है, x बराबर कितना था 5 माइनस बाय, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ पे 5 और माइनस में बाय की वैल्यू कितनी है हमारी 6/5, ये रही वैल्यू 6/5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 6/5। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो 5 25, 1 5 5 25, तो यहाँ पे क्या आ गया 25, और यहाँ पे माइनस 5 एकम 5 और 1 छक्के 6, यानी 25 माइनस 6, तो ये x बराबर 25 माइनस 6। अब 25 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 19 और बटे में 5, तो 19/5, यानी इसके उत्तर क्या आ गए, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया हमारा, y बराबर 6/5, तो ये हमारे इसके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर 24, ऋण 24 को हल कीजिए, इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले m का मान ज्ञात, इस समीकरण के द्वारा m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इन समीकरणों के आधार पर x और y का हल हमें करना होगा। तो x और y का हल करने के लिए देखिए इसमें फटाक से क्या करें हम, कि हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1, देखिए समीकरण लिख देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण 1 को अगर आप देखेंगे और उसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे तो 2 क्या है 2x और ऋण 4y और बराबर में ऋण का 24, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब आप इससे तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2x इधर भी है 2x इधर भी है, तो सीधा क्या करो यहां पे लिख दो घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो हम घटा देते हैं, अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हम जोड़ देते हैं। अपोजिट में ये बराबर हो नहीं रहे हैं, तो 2x बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो 2 ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा और ये भी धन का हो जाएगा, यानी ये कट जाएंगे, और ये 4 और 3 7y और बराबर 24, अब ये धन के हो गए और 11 भी धन के हैं, तो 24 और 11 कितने हो गए 35, यानी y बराबर 35/7। अब देखिए y बराबर 35/7, यानी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर हमारा 5 आ गया। अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या स्थिति होगी, देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा 2x धन 3y बराबर 11, ये समीकरण था, अच्छे से ध्यान देख ले। 2x धन 3y बराबर 11, तो 2x तो हम ज्यों का लिख देंगे और धन 3 और y की जगह हम क्या लिख देंगे 5, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 5 आ गई है, तो 3 गुणा 5, 3y की जगह क्या लिख दिया 3 गुणा 5 और बराबर में 11 था, तो बराबर में 11 ज्यों का लिख दिया। मतलब समीकरण 1 में हमने ये y की जगह सिर्फ 5 रख दिया, तो यहाँ बीच में 3 गुणा 5 कर दिया। तो देखिए 2x और धन 3 पंजे 15 और बराबर में कितना है 11, तो 2x और बराबर में क्या हो जाएगा 11 ऋण 15, यानी 2x बराबर में माइनस के 15 में से प्लस के 11 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4 और बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया ऋण का 2 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया ऋण का 2 आ गया। अब देखिए x बराबर ऋण का 2 है और y बराबर 5 आ गया। तो अब हम इस समीकरण में इसका मान रख देते हैं, क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये, तो अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण पहले उतार लेते हैं कि y बराबर mx प्लस 3,
ठीक है, ये हमारा समीकरण था। और इसमें से y और x की वैल्यू हमें पता है, क्या क्या है, x बराबर ऋण 2 है, एक तो ये वैल्यू है, और y बराबर हमने यहाँ निकाला था ये ऋण 5 था। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमें रखनी है। तो y की जगह क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। y की जगह क्या रखेंगे, 5। तो y की जगह यहाँ रख देते हैं 5 बराबर m गुणा x की जगह क्या रखेंगे, ऋण 2। x की जगह क्या रखेंगे, ऋण 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋण 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ऋण 2। तो ऋण 2 चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो और चाहे डायरेक्ट लिख दो ऐसे ऋण 2। ठीक है, ऋण 2 और +3। अब देखिए यहाँ पे कि ये क्या हो गया, 5 और यहाँ पे बराबर ऋण धन ऋण यानी ऋण 2m और धन 3। अब 3 को इधर ले 2m को इधर ले जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। तो 2m को इधर ले जाएंगे तो 2m धन का हो जाएगा और बराबर ये 3 तो धन का था ही, और ये 5 इस साइड में ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m बराबर ऋण के 5 में से धन के 3 गए तो ऋण के 2 बचे, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 2 और बटे में 2। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, ऋण का साइन आ गया, यानी m बराबर क्या आ गया हमारा, ऋण 1 आ गया। और यही हमारा आंसर आ गया, यानी 3 आंसर आ गए। x बराबर कितना आया, ऋण 2, y बराबर 5 आया, और उससे हमने m की वैल्यू निकाली जो कि हमारी ऋण 1 आई। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्लास, लेकिन आप लोग समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपको उपयोगी होंगे ये परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए मैं पूरा करा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, s - t बराबर 3, s - t बराबर 3 और दूसरे में s बटे 3 धन 3 t बटे 2 बराबर 6। तो इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी सवाल है, ये कुछ भी नहीं है। इसको सबसे पहले क्या करें हम, ये देखिए ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सबसे पहले हम इस 2 को ही तोड़ लें, 2 को हल कर लेते हैं। तो हम समीकरण 2 को हल करने पर यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करने पर, तो हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब इसका हल करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले इसी से हम पूरा उतार देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। देखिए s बटे में 3 धन t बटे में 2 बराबर 6, ये समीकरण 2 है। और इसको हल करना है तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, लासापा 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार कटा और 2 का s से गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2s और धन 2 से 3 बार कटा 6, 2 तिया 6 और 3 को t से गुणा किया तो 3t आ गया और बराबर 6। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 गुणा 6 इधर आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2s धन 3t बराबर 6 का 6 का 36, 6 छंग 36। तो ये आ गया 2s धन 3t बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तो इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं, तो इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। अब देखिए वो कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, तो प्रतिस्थापन के लिए हमें इस समीकरण को हल करने पे प्रतिस्थापित इससे करेंगे हम। तो इसको लिख लेते हैं, अब हम लिखते हैं समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। तो समीकरण 1 को हल करेंगे तो s - t बराबर कितना है हमारा, 3 है। तो क्या होगा, अब इसको हम अगर इधर ले जाएंगे, t को पक्षांतर करेंगे तो ये धन में हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन t, ठीक है, 3 धन t या t धन 3 कैसे भी लिख लें आप, एक ही बात है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 बना लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हम लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। क्योंकि वो प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है इसलिए हम प्रतिस्थापित करने पर लिख दें, ज्यादा अच्छा होगा, प्रतिस्थापित करने पर। तो अब 3 में प्रतिस्थापित करेंगे s की वैल्यू, तो s की जगह क्या लिखना है हमें, t धन 3 या 3 धन t, ठीक है, इनमें से। तो अब 3 समीकरण ये है तो 3 समीकरण को लिख लेते हैं, 2s धन 3t बराबर कितना है, 36। तो देखिए 2 और s की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, 3 धन t, तो यहां पे लिख दीजिए 3 धन t और धन 3t इसमें है ही ऑलरेडी, तो धन 3t और बराबर में 36, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और यहां पे क्या होगा, 2 और t का गुणा करेंगे तो धन 2t और धन में यहां पे 3t ऑलरेडी है तो 3t और बराबर में कितना है, 36। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 3
2 और 3 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट 5t बराबर 36, तो यहाँ पे थे ही, तो 36 हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं। और यहाँ पे जो 6 थे, देखिए यहाँ पे समझ लें हम, यहाँ पे जो 6 थे, इसको यहाँ पे जो 6 थे तो उसको क्या करेंगे हम, इस 6 को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे, मतलब 5t और बराबर 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण का 6। ये बात अच्छे से समझ लें। देखिए 2 धन 3 5t हो गया, यहीं पे करके बता देता हूँ। देखिए 5t हुआ ये, और बराबर 36, और ये धन के 6 थे तो यहाँ जाके ऋण के 6 हो गए, तो 36 ऋण 6, तो यही बात आ गई, 5t बराबर 36 ऋण 6। तो क्या होगा, तो 5t बराबर 36 में से 6 गए तो कितने बचे, 30 बचे। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30 और बटे में 5, यानी 5 छक्के 30। तो t का उत्तर कितना आ गया, t का आ गया हमारा 6। अब t का मान हम रख देते हैं, तो t का मान समीकरण हम इसमें रख देते हैं 4 में, क्योंकि हमने 4 से प्रतिस्थापित की थी, तो समीकरण 4 में रखेंगे इसमें। तो हम लिख देते हैं t का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हमने, t का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 क्या है, ये हमारा s बराबर 3 और प्लस t, तो t की जगह क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। तो s बराबर क्या आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा। तो s बराबर 9 आ जाएगा, अर्थात हमारे जो आंसर हुए वो क्या हुए, एक तो हमारा हो गया s बराबर 9 एवं, या कॉमा लगा के लिख दें, t बराबर 6। यही हमारे आंसर हो गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, देखिए इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अगर इसको विलोपन से करना होता तो बहुत आसान था, बाय से बाय काटते और हमारा x बराबर 14 4 18, यानी 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 आ जाता, सीधा सीधा पका पकाया और बाय की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन उसने कहा प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, तो हमें प्रतिस्थापन से ही हमें इसको हल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 2 को हम हल करते हैं, तो समीकरण 2 को हल करने पर, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए x बराबर 4 और ये y जो है इधर ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस का आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। इस तरह से हमने समीकरण 3 बना लिया। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि 2 से हमने 3 बनाया तो 1 में रखेंगे इसका, तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x का मान यानी समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या था, पहले तो वही लिख लेते हैं कि x धन y बराबर 14। तो x की जगह क्या लिखना है हमें, 4 धन y, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 धन y और बराबर कितना है 14। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को इधर ले जाइए और ये y और y कितने हो गए, 2y, तो 2y यानी 2y बराबर 14, और ये धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे आ जाएगा 14 में से 4 गए तो बचे 10, और ये 2 यहाँ गुणित में है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 2 पंजे 10, यानी y बराबर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो y बराबर 5 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण क्या था, देखिए x बराबर 4 धन y, तो x बराबर 4 धन y कितना है 5 है, तो x बराबर 4 और 5 9 हो गया। तो इस तरह से हमारे आंसर यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर 9 एवं y बराबर कितना आया 5 आया, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस तरह से हमारे ये दोनों आंसर इस तरह से हो गए। अब चलिए बढ़ते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और होंगे वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो अगर संगत हैं तो संगत हैं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें हम सूत्र लगा लेते हैं। तो संगत हैं के लिए क्या करेंगे, देखिए a1 बटे a2 क्या आएगा हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में, a1 बटे a2
बराबर कितना आएगा, a1/a2 बराबर 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2। और b1/b2 कितना आएगा, देखिए b1/b2 भी निकाल लेते हैं, तो b1/b2 बराबर कितना आएगा 3 और बटे में -3, तो 3 बटे में -3, तो 3 और बटे में -3 है, तो 3 बटे में -3, तो कटेगा ये, तो ये माइनस का वन आया यहाँ पर, माइनस का वन ऊपर चला जाएगा ये, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। यानी 1/2 -1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें पता चल रहा है कि ये संगत हैं, यानी कंसिस्टेंट हैं। क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये संगत हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि a1/a2 और क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः ये संगत है। ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन चूंकि ग्राफ बनाना है इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः ये क्या है, संगत है। अब जब संगत है तो इसको हमें हल करना होगा। संगत है तो क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसके लिए टेबल बनानी होगी। तो देखिए टेबल को आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला हमारा जो इक्वेशन था वो था हमारा x + 3y बराबर 6। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो क्या होगा, x बराबर 6 ऋण 3y, x बराबर 6 ऋण 3y हुआ। तो अब हम इससे टेबल बना लेते हैं। y की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसे कुछ भी रखते चले जाएंगे। तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 माइनस के, और 6 में से माइनस के 3 गए तो 3 बचे। यानी y बराबर हम जब 1 रखेंगे तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर y बराबर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0, यानी अगर y बराबर 2 रखते हैं तो s की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। इसी तरह टेबल में अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 6 - 0 बराबर 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली, एक इक्वेशन से, एक समीकरण से हमने ये टेबल बना ली। इसी तरह हम दूसरे समीकरण को लेंगे। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x ऋण 3y बराबर 12। तो 2x ऋण 3y बराबर 12 है, तो इसको हम इस साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 धन 3y। अब इसको x बराबर क्या होगा, बटे में ये 2 आ जाएगा, यानी 12 धन 3y बटे में 2। 12 धन 3y बटे में 2 आ गया। तो अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरी 0 हो जाएगी। 12 धन 0 12 हो जाएंगे, और 12/2 यानी 2 × 12, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब अगर हम y की वैल्यू ऋण 4 रखते हैं तो 4 × 12 ऋण के आए, और 12 में से ऋण के 12 गए तो क्या बचा, 0, और 0/2 क्या होता है, 0। यानी अगर हम y की वैल्यू ऋण 4 रखेंगे तो आप x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम y की वैल्यू ऋण 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 ऋण के हो जाएंगे, 12 में से 6 गए 6 बचे, और 6/2 यानी 2 × 6 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये टेबल्स तैयार करेंगे, उसके बाद हम ग्राफ शीट लेंगे इस तरह से, और इस ग्राफ शीट पे हम x एक्सेस और y एक्सेस बनाएंगे। ये हमारी x एक्सेस है, x अक्ष जिसको बोल सकते हैं, x अक्ष, और ये हमारी y अक्ष है, इसको हम y अक्ष लिख देते हैं, y अक्ष। अब ये x अक्ष और y अक्ष हमने बना ली। अब इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा 0 0 पॉइंट होगा, देखिए, और इसके बाद में यहाँ पे इस साइड में प्लस के आएंगे, यानी 1 2 3, और इस साइड में माइनस के आएंगे। तो इस तरह से हमारी नंबरिंग हो जाएगी, 0 और इस साइड में पूरे प्लस के, और इस साइड में माइनस के। इसी तरह बाय पे देखें तो ऊपर की साइड में प्लस के आएंगे और नीचे की साइड में माइनस के आएंगे। तो ये मैंने नंबर लिख दिए। अब देखिए इसको प्लॉटिंग करनी है, बड़ा आसान है। पहले हम लेंगे 3,1, तो 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, मतलब ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा 3,8 दिए, देखिए काले कलर में आपको दिख रहा है 3,1। अब देखिए 0,2, तो 0 तो ये रहा और 2 ये रहा बाय पे, तो 0,2 मतलब ये वाला प्लॉट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखिए 6,0, तो 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, और 6,0 यानी यहीं पे आएगा ये पॉइंट, तो ये यहाँ पे आ गया। तो देखिए 3 पॉइंट बन गए, एक ये और एक ये। अब इन तीनों को मिलाएं तो ये एक सीधे में मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक सीधी रेखा बन गई, इसकी एक समीकरण का ग्राफ बन गया। इसी तरह हमें दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना होगा, तो उसके लिए ये वाली टेबल यूज करेंगे। तो देखिए 6 0, अब देखिए इसमें भी 6 0 था और इसमें भी 6 0 है। इसका मतलब क्या था, ये अद्वितीय हल था, क्योंकि यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया था तब भी आया था a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। इसका मतलब ये अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन आना था। तो देखिए ये 6,0 दोनों में कॉमन है, तो 6,0 यहाँ पे आ गया, ये हमने लाल कलर से लिख दिया। ये दूसरी वाली इक्वेशन का टेबल। फिर 0, -4, तो 0
ये आया x पे और -4 मतलब y पे जाएंगे माइनस में नीचे, तो यहाँ पे -4 आ गया। देखिए ये -4 आ गया, ये ब्लैक कलर का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 3, -2, तो 3 तो ये रहा और -2 मतलब नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 और 1 2 मतलब ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो अब देखिए ये तीनों पॉइंट हो गए, एक तो ये हो गया 6,0, दूसरा हो गया 0, -4 और तीसरा हो गया 3, -2। अब इन तीनों को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ पूरा बन गया। तो इसे ग्राफ द्वारा हल करना था, तो ग्राफ द्वारा हल हो गया। अगर वो कहता कि ग्राफ द्वारा हल कीजिए, इसका उत्तर भी बताइए, तो इसका उत्तर क्या हो गया 6,0। इसका उत्तर क्या हो गया 6,0। इसके निर्देशांक अगर वो कहता है कि इसका वो बताइए x y की वैल्यू बताइए, तो x y की वैल्यू क्या हो गई 60 हो गई। अगर आप इस समीकरण को किसी दूसरी विधि से भी हल करेंगे तब भी इसका उत्तर इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ द्वारा हल करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा संख्या जैसा नंबर वो क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अब इसमें हम ज़्यादा नहीं लिखते हैं, आपको बोलते जाएंगे तो वो आप नोट कर लेना उसमें जो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं सवाल कराते जा रहा हूँ। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि दो संख्या वो कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या बड़ी है एक छोटी है। तो हम मान लेंगे कि माना कि दोनों संख्याएं x एवं y हैं, क्रमशः x एवं y है, जिसमें बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y है। तो इस तरह से हमने संख्याओं को क्या मान लिया, हमने मान लिया संख्याओं को x और y, ठीक है। तो x और y मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि संख्याएं माना कि x एवं y है, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, तो x एवं y है। तो अब वो कह रहा है कि संख्याओं का अंतर और बड़ी संख्या क्या मानी हमने, ये वाली हमने बड़ी मानी है, ये वाली हमने क्या किया है बड़ी मानी है। यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो उसका अंतर कितना आना चाहिए 26। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26। ये हमारा x माइनस y बराबर 26 समीकरण नंबर 1 बन गया। अब वो कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या हमारी x थी और ये छोटी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, तो इसको छोटी वाली संख्या को 3 गुना करेंगे, क्योंकि समीकरण को हमें बैलेंस करना है। अगर हम इधर 3 कर देंगे तो ये तो 9 गुनी हो जाएगी, तो x बराबर हम 3y लिखेंगे। तो ये हमारा x बराबर 3y ये क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या था समीकरण 1 क्या था, x माइनस y बराबर 26 था, और x का मान कितना है हमारा 3y और माइनस y बराबर 26। तो 3y में से 1 गवाया गया, तो 2y बराबर कितना हो गया 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, यानी काटा तो 13 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब y का मान हम क्या करें, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, बहुत आसान होगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या है, x बराबर है 3y। तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 गुणा और y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे कि y बराबर दैट इम्प्लाइज टू y बराबर 13। तो y बराबर कितना आया था हमारा 13, तो 13 थी 39, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 39 आ गया। तो ये आ गया हमारा x बराबर 39 आ गया। तो अब हमें इसके वो लिख देने हैं संख्याओं का मतलब उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए तो मतलब दोनों आंसर आ गए आपके। तो अतः हम लिख देंगे अतः x बराबर कितना आया था 39 एवं y बराबर 13। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और आसान था बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए ये देखते हैं, ये वाला भी वर्ड प्रॉब्लम से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। 5 संतरे तथा 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है। तो इसमें भी हम मान लेंगे कि माना कि एक संतरे का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं रुपए x, कितना मान लेते हैं x रुपए, यानी रुपए x, एवं एक क्या है सेब है, तो सेब की भी मान लेते हैं। तो एक सेब का मूल्य बराबर रुपए y मान लेते हैं, ठीक है। तो x और y हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी शॉर्ट में लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 संतरे, यानी 5 का संतरों से गुणा कर दीजिए, संतरों के मूल्य से। संतरों का मूल्य कितना है x, तो 5 गुणा x यानी 5x। 5 संतरे मतलब 5x, धन और का मतलब धन, और 3 सेब
यानी एक सेब का मूल्य y है तो 3 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 3y, तो 3y और इन दोनों की मिला के कीमत कितनी है, कुल कीमत इसकी 35 रुपए है, तो 35 रुपए हो गई। तो इस तरह से यह समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरह दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 2 संतरे, तो यहाँ पे 2 संतरे यानी 2 गुणा 1 संतरे की कीमत कितनी है x, तो 2x हो गया, धन 4 सेब, तो 4 सेब की कीमत कितनी है, देखिए 1 सेब की कीमत y है तो 4 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 4y, बराबर कितना है 28, कुल मूल्य कितना दिया है 28, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण, अब देखिए इसमें देखिए यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों में कोई भी बराबर वैल्यू नहीं है, तो चाहे तो x को बराबर करें चाहे y को करें। तो अगर हम x को बराबर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पे इसको मैं लिख के ही बता देता हूं आपको कि समीकरण एक में कितने से 2 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे 5 का गुणा करेंगे समीकरण, अब ध्यान रखें इसको कि एक समीकरण नंबर 1 में कितने से करना है, 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करते चलते हैं अपन सीधे सीधे। तो देखिए समीकरण 1 में आप ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1 रहा, ये आपके सामने है, तो 2 से 2 पंजे 10 x प्लस 2 तिया 6 y बराबर 35 दूनी 70, सीधा सीधा हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब इसमें समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, तो इसमें 5 से गुणा करते चलिए, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10x, ठीक है, और प्लस 5 चौको 20 y, 5 चौके 20 और y, और बराबर 28 का 5 से गुणा करेंगे तो 28 पंजे 140 होता है, तो यहां पे लिख लीजिए 140, और ये बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं घटाने पर, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा ऋण का, ये हो जाएगा ऋण का, ये हो जाएगा ऋण का, 10x में से 10x कट गए। अब देखिए यहां पे ऋण के 20x में से ऋण के 20y, ऋण के 20y में से धन के 6y गए, तो ऋण के 14y बचेंगे, कितने बचेंगे, ऋण के 14y, ठीक है, बराबर अब ऋण के 140 में से धन के 70 गए, तो ऋण के 70 बचे। अब ऋण से ऋण काट दीजिए डायरेक्ट, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 70 और बटे में कितना हो गया 14, तो 14 से काट दीजिए, 14 पंजे 70, यानी y बराबर क्या आ गया आपका, y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब y बराबर 5 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो अब देखिए y में समीकरण 1 में y का मान कितना है 5, तो यहां पे इस समीकरण 1 में हम रख देते हैं, तो ये समीकरण 1 क्या था, 5x धन 3y बराबर 35, तो 5x तो जाओगा तो लिख देते हैं, और धन 3y, तो 3y की जगह क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, क्योंकि y की जगह हमें क्या रखना है 5 रखना है, तो 3 गुणा 5, ठीक है, और बराबर 35, तो ये कितना हो गया 5x और धन 15, 5 दिया कितना हो गया 15 बराबर 35, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 35 और ऋण में 15, तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 35 में से 15 गए तो बचे 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे में 5, यानी 5 चौके 20, तो ये आ गया हमारा उत्तर, x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 4 आ गया। तो अब इस तरह से हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे कि एक संतरे का मूल्य बराबर 4 रुपए एवं एक सेब का मूल्य बराबर कितना आया था, सेब का मूल्य आया था 5 रुपए, तो इस तरह से ये 5 रुपए, ठीक है, ये 5 रुपए आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपए। तो इस तरह से ये दोनों आंसर हो गए। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, तो अंश को हम x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं। तो माना कि भिन्न बराबर x बटे y है। अब वो कह रहा है कि कंडीशन नंबर 1, तो हम केस नंबर 1 लिख लें, चाहे तो केस 1,
ठीक है, या फिर इसको प्रश्नानुसार लिख दें, कैसे भी लिख लें। तो केस 1 क्या बन रहा है हमारा, देखिए केस 1 में वो कह रहा है कि अंश में से जब 1 घटाया जाता है, तो अंश क्या है हमारा x, तो x में से 1 घटा दो, तो x में से अगर 1 घटा देते हैं और हर में से तो कुछ घटाने नहीं है, तो हर ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो वो कह रहा है कि भिन्न कितनी बन जाती है, 1/3 बन जाती है। तो भिन्न को हमने 1/3 बना दिया। अब इसको कैंची गुणा कर लें तो ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे इसका, तो बाय से 1 का गुणा होगा, तो बाय बराबर, और 3 का x से गुणा करिए तो 3x और -3। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, क्योंकि इससे प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे अपन, आसान रहेगा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है वो, कि वो कह रहा है कि जब हर में 4 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कुछ नहीं जोड़ रहा है, तो अंश तो एज इट इज है, x रहेगा, और हर में 8 जोड़ रहे हैं, सॉरी कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, तो हर में 8 जोड़ दीजिए, तो बाय धन 8, और बराबर वो कह रहा है भिन्न कितनी बन जाती है, 1/4 बन जाती है, तो भिन्न 1/4 बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा x यानी 4x, और ये बाय प्लस 8 में 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो बाय प्लस 8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4x ऋण बाय और बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें समीकरण 1 से 2 को बाय का मान जो है, बाय का मान हम लिख लेते हैं, बाय का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि से लगा लेते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो अब इसमें 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए 4x तो ज्यों का त्यों रहेगा, और माइनस y की जगह क्या लिख देंगे, 3x माइनस 3, तो y की जगह 3x माइनस 3 कैसे लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। देखिए वैल्यू में जब कभी 2 संख्याएं हो और माइनस हो तो ब्रैकेट लगा दें, तो 3x माइनस 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 8। अब देखिए 4x और ऋण 3x, और ऋण ऋण कितना हो गया, धन हो गया, तो धन का 3 और बराबर में 8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x में से, यहाँ पे घटाई दीजिए, तो 4x में से अगर हम 3x घटाएं तो कितना बचेगा, x, और बराबर 8 और 3 यहाँ पे ट्रांसपोज किए तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए x बराबर 5 आ गया, तो अब हम x का मान समीकरण इसमें रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो y बराबर x का मान रख देते हैं 3x, यानी 3 गुणा 5। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3x का मतलब हो गया 3 गुणा 5, और फिर क्या है, 3x माइनस 3, तो माइनस 3 कर दीजिए, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और माइनस के 3, यानी y बराबर कितना हो गया, 15 में से 3 गए तो ये बच गया कितना, 12 बच गया। तो 12 बच गया तो भिन्न कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं, अतः भिन्न बराबर x बटे y, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5, तो x की वैल्यू 5 आई, तो यहाँ पे 5 ऊपर लिख देंगे, तो 5 और बटे में 12, यानी उत्तर क्या हो गया, 5/12। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको ये और कर लेते हैं, बस ये पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है, समझ लीजिए। तो इसको यहाँ पे 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब इसको हल करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे x बराबर हमने लिख लिया 3 माइनस 2y, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि ये आप 2-3 सवाल इस तरह के प्रतिस्थापन वाले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। x बराबर 3 माइनस 2y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब x के मान को अब लिखेंगे, अब यहाँ पे भाषा क्या लिखेंगे, x का मान देखिए 2 से बनाया, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x की वैल्यू हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, 7x माइनस 15y बराबर 2 था, तो यहाँ पे 7 और x की जगह क्या लिख देंगे, 3 ऋण 2y, और ब्रैकेट क्लोज माइनस 15 बाय
बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए 7 या 21 हो गया और माइनस 7 दूनी 14 बाय और माइनस के 15 बाय और बराबर में कितने हैं 2। तो अब 14 और 15 कितने हुआ 29, तो यानी माइनस के 29 बाय बराबर और 2 में से ये ऋण के हो जाएंगे 21, तो ये ऋण के 21 हो जाएंगे, तो माइनस के 29 बाय बराबर ऋण के 21 में से धन के 2 गए तो क्या बचा ऋण का 19 बचा। तो ऋण और ऋण तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा 19/29। इस तरह के सवालों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। कई बार ऐसा होता है बटे में आता है तो अपन सोचते उत्तर गलत है, कैलकुलेशन सही करें, उत्तर गलत कभी नहीं होगा। तो बाय बराबर क्या आ गया ये। अब बाय का मान समीकरण 3 में रख दीजिए इसमें, तो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो बाय का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को हम पहले लिख लेते हैं, x बराबर 3 ऋण 2 बाय, ये हमारा समीकरण 3 था और इसमें हम बाय का मान रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 ऋण 2 और गुणा y कितना है 19/29, तो यहां पे लिख देते हैं 19/29। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 3 ऋण 19 दूनी 38 और माइनस 19 दूनी 38 और बटे में कितना है 29, तो बटे में कर दो 29, कितना हो जाएगा बटे में 29 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालो तो इसका क्या होगा 1 और 29 का तो 29 ही आएगा, तो 1 से 29 में भाग दिया 29 बार गया, 29 को 3 से गुणा किया तो 29 दिया 87 माइनस 29 का 29 से एक बार काटा और 1 का 38 से गुणा किया तो माइनस में 38 आ गया और जी क्या की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 में से 8 गए 5 बचे, 7 में से 3 गए 4, तो ये कितना हो गया 45। तो 45 17 में से 8 गए 9 बचे, सॉरी 17 में से 8 गए, देखिए 17 में से 8 गए 9 बचे, तो यहाँ पे 9 आ गए और यहाँ पे एक उधार लिया था 7 में से 3 गए 4, तो ये हो गए 49 और बटे में कितना आ गया 29, तो यानी 49/29, यानी इसके उत्तर क्या क्या हो गए x बराबर 49 बटे में 29 और y बराबर कितना आया हमारा ये वाला 19/29। तो इस तरह से ये आपके ये सवाल हो गए। तो देखिए यहाँ पे मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।